अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से 2 मैचेस की पाबंदी लगी फ़खर ज़मान पर, उसके बाद वापस आए, एक नए रूप में आए। तो साफ़ है कि फ़खर ज़मान को गुस्सा दिलाएँ, तो अलग होकर खेलते हैं। लास्ट मैच में 84 थे, अब सेंचुरी स्कोर की है। इससे पिछले 2 मैचेस में 21 और 20 ये रन्स उनके चल रहे हैं लगातार 4 इनिंग्स में बेहतरीन बल्लेबाज़ी उनकी हुई है। मगर आज के दिन 2 मैचेस में 2 बुरी टीमें पीएसएल से बाहर हुई हैं। कहने को रावलपिंडी पहले से बाहर थी, अब कोयटा ग्लैडिएटर, वो कोयटा ग्लैडिएटर टीम जो लास्ट पीएसएल का फाइनल खेली थी, बाय द वे लाहौर से हार के वो फाइनल हारी थी और अब भी लाहौर से ही हार के वो पीएसएल से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। कह सकते हैं 99% बाहर हो चुकी है। आप मैथमेटिकली कह सकते हैं कि एक बिल्कुल थिन चांसेस है कि कराची और हैदराबाद के भी 8-8 पॉइंट हों, वो टीम उससे हारे, वो जो कि ना होने के बराबर है। बट टेक्निकली 99% कोयटा भी बाहर हो चुकी है। मगर आज के दिन ना 2-3 सीख हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। 2-4 माह पहले उस्मान तारिक जो सबके लिए दर्द-ए-सर बने थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ज़िक्र होता था। पीएसएल की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। इंडिया क्या, दुनिया भर के टीमें उनके ऊपर बातचीत करती थी कि डिफरेंट बॉलिंग एक्शन है, आसान नहीं है उनको खेलना। उनके बारे में उनके कप्तान सऊद शकील कहते हैं कि उस्मान तारिक को कुछ करना पड़ेगा, शायद थोड़ा और रुक के बॉल करनी पड़ेगी। बट मेरा मानना है रुक कर नहीं, कुछ और सोच कर बॉल करनी पड़ेगी। खाली रुकने से काम नहीं बनेगा, कुछ तेज़ करना पड़ेगा। क्योंकि पीएसएल में एक सबसे बड़ी थ्रेट उस्मान तारिक सिर्फ 9 विकेट ले चुके हैं। अबरार ने भी बाय द वे 9 विकेट्स ही ली हैं, मगर उनके बारे में सौशिक ने ये कहा था कि उनको बाकी टीमें ठहर कर खेलती हैं, एहतियात से खेलती हैं और हमने उनको क्रूशियल स्टेज पे इस्तेमाल किया। मगर क्रूशियल स्टेज पे इस्तेमाल करने का कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। अगरचे आप दोनों की इकोनॉमी की बात करें तो भी मुझे लगता है कि उस्मान की 7.7 की थी, जबकि अबरार की 8 प्लस की इकोनॉमी है। सो पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर वो टीम थी जिनके पास 2 धांसू किस्म के स्पिनर थे, यानी जो दुनिया की किसी भी बड़ी टीम के स्पिनर के बराबर में थे, उस्मान तारिक और अबरार। अगर हम अभी हालिया परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर ये बात कहें तो। मगर कोयटा ग्लैडिएटर बाहर हो चुकी है, फर्स्ट राउंड से आई, मतलब बाहर हो चुकी है, नॉकआउट में नहीं पहुंच पाई। वो टीम जो लास्ट टाइम फाइनल खेली है, बाय द वे लाहौर से हारी थी, उस पर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि नो स्कोर से अगरचे हारे। रमीज राजा ने उनसे पूछा कि बड़ा टाइट मैच हुआ, उन्होंने बोला नहीं कोई टाइट मैच नहीं है, जीते हम, इतना सा तो होता ही है। फिर जीत उन्होंने सिकंदर रजा के वालिद साहब के नाम की, चूंकि वो आए थे मैच देखने के लिए। सर खैर वो तो कलंदर्स की एक खूबी है कि वो डेडिकेट करते रहते हैं, कभी फ़खर ज़मान के नाम, कभी सिकंदर रज़ा के वालिद साहब के नाम, और जो भी साथ में खिलाड़ी हो उनको ओब्लाइज करते रहते हैं इस तरह से, जो कि अच्छी चीज़ है। मगर कलंदर की टीम अगले मैचेस जीतने होंगे, बट थोड़ी सी उनके लिए ये है कि रिदम बन गया है उनकी टीम का। बीच में हारना शुरू हुए थे, फिर पहले जीत रहे थे, हारना, अब फिर जीत रहे हैं, थोड़ा बेहतर है। बट मुझे इनकी टीम का कॉम्बिनेशन कोई बहुत आइडियल नहीं लगता। मुझे लगता है कि पेशावर का कॉम्बिनेशन बहुत आइडियल है। बाय द वे आईपीएल और पीएसएल दोनों में 31-31 मैचेस हुए हैं और दोनों में 2 टीमें ऐसी हैं जो अब तक कोई मैच नहीं हारी। वहाँ से पंजाब किंग और यहाँ से पेशावर ज़ल्मी। बट दोनों टीमों को कंपैरिजन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बट पीएसएल के पर्सपेक्टिव में पेशावर ज़ल्मी बहुत धांसू किस्म की खेली, खासकर इनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। अगर नाहीद राना वापस आते हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांजा लगाया, इससे पहले यहाँ पर भी बड़ी शानदार बॉलिंग की है, पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, पीएसएल में तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में अली रज़ा 150 को टच कर रहे हैं। सो उनका बॉलिंग अटैक बेहतर है, बैटिंग भी ठीक है, बाबर आजम के बल्ले से रन आ रहे हैं, ऊपर से हारिस छोटे छोटे कैमियो खेल रहे हैं। मगर ठीक उनका ओवरऑल पूरा बना हुआ है। कोसल मेंडिस हाईएस्ट रन स्कोरर हैं उनकी तरफ से, सो उनका एक अच्छा बना हुआ है। बट अब मुझे लगता है पंजाब टीम के साथ शायद कंपैरिजन नहीं बनता है। बाय द वे वैसे था एक 31-31 मैच दोनों तरफ हो चुके हैं, दोनों में एक एक टीम ऐसी है जो कोई मैच नहीं हारी। बाय द वे दोनों टीमों का एक एक मैच वॉश आउट भी हुआ है, एक इत्तेफाक कह सकते हैं, महज एक इत्तेफाक है। सो दूसरे मैच की हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने अब तक पीएसएल में 8 मैचेस में 133 रन बनाए हैं। आज भी 100 के स्ट्राइक रेट से कम बल्लेबाजी की है। वो मोहम्मद रिजवान जो पीएसएल में सबसे कामयाब कप्तान के नाम से जाने जाते थे, कहा जाता था यार कप्तानी हो तो अब के क्रिकेटर्स में सबसे अच्छी मोहम्मद रिजवान जैसी, मतलब हम भी यही मानते थे। मगर ऐसे बेटर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और रिफ्लेक्ट हो रही है उनकी परफॉर्मेंस उनकी कप्तानी में। और मुझे लगता है कि आप उनके टॉप 3 बैटर्स की अगर बात करें, शाहजेब खान को दूसरा तीसरा चांस दिया था, बट शाहजेब और साद बेग जो कराची से खेलते हैं विकेट कीपर बैट्समैन, दोनों के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो वनडे के बेहतरीन बैट्समैन है, मे बी टेस्ट के भी बेहतरीन हो। खैर टेस्ट में सात बेग ने तो अपना आप दिखा रखा हुआ है, बट T20 में शायद उनको थोड़ा अर्ली हम घुसा रहे हैं। अगरचे शाहजेब ने अभी नेशनल T20 हुआ था उसमें बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, बट मेरा मानना है कि शाहजेब और सात बेग ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके वनडे के वंडरफुल प्लेयर हो सकते हैं, मगर T20 में शायद उन टाइप की क्रिकेट नहीं है। अगर आप रावलपिंडी को देखें, यासिर खान
बेहतर रहा है उनका स्ट्राइक रेट, मगर कोई एक्सक्लूसिव किस्म के बल्लेबाज नहीं है। रिजवान का स्ट्राइक रेट आप सबके सामने है, फिर शाहजेब। मुझे लगता है कि इन्होंने शायद अफजल जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे जो टेस्ट के अंदर जगह जिनकी बनी, उनको गलत जगह पे इस्तेमाल किया। उनको शायद चौथे पांचवें नंबर की बजाय ऊपर ओपनर वन डाउन के तौर पर इस्तेमाल पहले कर लेना चाहिए था। वो शायद ज़्यादा बेहतर इनकी ऑप्शन होती, बट ओपनर इनके काफ़ी चेंज होते रहे। कभी यासिर खान आए, कभी अब इन्होंने शाहजेब को बारी दे दी है। सेटल नहीं हो पाई टीम, उसकी वजह ये बनी कि 8 लगातार मैच हारे। 2022 में कराची किंग भी 8 मैच हारी हुई है लगातार। भाई देवी आईपीएल में भी एक टीम है मुंबई इंडिया जो 2022 के अंदर लगातार 8 मैच हारी थी स्टार्ट के अंदर। मगर अब मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से बात करेंगे तो इस सीज़न के 8 और लास्ट टाइम के भी मैच खेले तो 17-18 मैचेस बन जाते हैं मोहम्मद रिजवान जो अपनी कप्तानी में पीएसएल के अंदर मैचेस हार चुके हैं। और यही मोहम्मद रिजवान थे जो लगातार जीतते भी आ रहे थे, लाइक फाइनल खेल रहे थे, बार बार फाइनल खेल रहे थे। सो टाइम बुरा है तो फिर वो चलता ही है। मगर मोहम्मद रिजवान को देख लें को यहाँ से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। भले से रन नहीं आए, ना सिर्फ पीएसएल में, इससे पहले बिग बैश में भी रन नहीं आए, 50 नहीं हुई दो बड़ी लीग्स के अंदर। ये मुझे लगता है कि वर्स्ट परफॉर्मेंस होगी मोहम्मद रिजवान जब से लाइमलाइट में आए उसके बाद से लेकर अब तक। इससे बुरी परफॉर्मेंस कभी उनकी हुई नहीं। हो सकता है यहाँ से एक अच्छे कल का आगाज़ हो, मगर ये मोहम्मद रिजवान पे है कि उनको कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं रमीश राजा का सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को शायद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए अपनी बैटिंग के ऊपर। अगर उनकी बैटिंग बेहतर होती है, एज ए कीपर बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं तो टीम के बेहतर काम आ सकते हैं। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, साद मसूद, उनके पिछले 2-3 मैच देखें, लास्ट मैच में उन्होंने 50 किया, शायद 26 बॉल 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। हारिस रऊफ ने उनको बोल्ड मारा था, मगर बहुत शानदार बैटिंग की। आज मैच में बारी नहीं आई उनकी। मुझे लगता है कहीं न कहीं रावलपिंडी से गलतियाँ भी हुई हैं, टेक्निकल गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से। ऐसा नहीं है उनकी टीम बुरी है, डैरेल मिचेल उनके पास, सैम मिलिंग उनके पास, रिजवान के खैर रन नहीं आ रहे, बट वो उनके पास, मोहम्मद आमिर उनके पास, बेन सीयर्स बॉलर उनके पास, साद मसूद जैसा ऑलराउंडर। अब साद मसूद को अगर लगातार चांस नहीं देंगे तो कहाँ बनेगा? जो मैंने पहले ज़िक्र किया था अब्दुल्ला फज़ल, उनको नीचे खिला रहे थे, उनको ऊपर खिलाना चाहिए था, बाद में निकाल दिया। मतलब नेशनल टी20 में सबसे अच्छा कोई खिलाड़ी खेला था तो अब्दुल्ला फज़ल था। उसको इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल किया। कामरान गुलाम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, उसको 2-3 मैच दिए, उसको ऊपर दिए। मुझे लगता है कि कामरान गुलाम शायद नीचे बेहतर थे, अब्दुल्ला फजल ऊपर बेहतर थे। पूरा पोस्टमार्टम करें रावलपिंडी का, आपको वजह समझ में आ जाएगी। टीम शायद इतनी बुरी नहीं थी, मगर जिस अंदाज से खिलाया गया, बनता था इनका 8 मैच हारना और शायद अगले मैचेस हारना भी। ये बात मैं शायद हैदराबाद के बारे में कह रहा था क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बहुत वर्स्ट था, इनसे भी ज़्यादा वर्स्ट था। खैर बाद में मैक्सवेल आए तो उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर हो गया कि नीचे एक परफेक्ट बैट्समैन चाहिए था, वो ऑलराउंडर की सूरत में उनको मिल गया और पीएसएल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है, तो उनकी टीम थोड़ी सी खड़ी हुई है अपने कदमों के ऊपर। मगर इधर रावलपिंडी का कुछ बन नहीं पाया, ना ऊपर नीचे। और फिर मोहम्मद आमिर ने कहीं पे बॉलिंग बेहतर भी की है, मगर वो कोई एक भी मैच ऐसा नहीं जो अपने बलबूते के ऊपर टीम को साइड पे किया हो। शायद रन भी ज़्यादा नहीं बन पाए, मगर उस तरह से मोहम्मद आमिर भी कोई अकेले मैच को लेके साइड पे नहीं हो गए। अब हम अगर फ़खर ज़मान की, जहाँ पे मैंने शुरू में बात की थी, मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान ने टी20 में ये वो खिलाड़ी हैं, वैसे तो आपके बड़े सीधे साधे से लगते हैं, मगर जब इन गुस्से में होते हैं तो साफ है कि उनका गुस्सा मुखालिफ टीम के बॉलर पर उतरता नजर आता है। आज भी जिस अंदाज के साथ ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की उन्होंने, इससे पिछले मैच में भी 84 रन की इनिंग खेली है। उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। वो फ़खर ज़मान शायद वर्ल्ड कप में भी हमने लगातार चांस उनको नहीं दिए थे, जिस मैच में दिए थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। मोहम्मद रिजवान, फ़खर ज़मान के बल्ले से रन आना, बाबर आजम के बल्ले से रन आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर और खुशनवीद चीज़ ज़रूर है, मगर उधर से मोहम्मद रिजवान, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अबरार अहमद को ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, उस्मान तारिक ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। डेथ ओवर का कोई तगड़ा बॉलर पाकिस्तान को उस तरह से सामने नहीं आ पा रहा। अली रज़ा का पेस है, एक रज़ाउल्लाह है, अगरचे उनको रन बहुत हुए, खासकर एक ओवर के अंदर स्टीव स्मिथ ने ठीक ठाक किस्म की उनकी धुलाई कर दी थी, 3 छक्के लगातार लगाए थे उनको, बट उनका पेस अच्छा है। मतलब कुछ कुछ पॉजिटिव पीएसएल में अब तक मिल रही हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मायूस कुन है कोई क्रिकेट फैन के लिए बेहतर ना हो। ऑन द होल पीएसएल को देखा जाए तो मुझे कोई बहुत क्रैकिंग पीएसएल नज़र नहीं आ रहा इस बार में, स्वाय इसके कि अली रज़ा के पेस में थोड़ा सा इजाफा ज़रूर हुआ है। मुझे याद है आकिब जुवैद अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर कोई बॉलर मिल जाए 150 का, तो हम क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि 155 तक पहुंचाए। तो अली रज़ा है 150 का, अब इसको 155 तक पहुंचाते हैं या 150 की तरह बाकी बॉलर जो 140 से भी नीचे गिरे या 145 तक रहे हैं उधर जाते हैं। आई होप कि इनका ख्याल रखा जाएगा अली रज़ा का। थोड़े बेहतर बॉलर ज़रूर हैं और पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं, बाबर आजम की कप्तानी में खेल रहे हैं, इनके साथ नहीद राना भी नेट के ऊपर होते हैं। इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा इनको हो सकता है। दोस्तों, और दूसरा कोयटा ग्लैडिएटर की अगर हम बात करें, राइली रूसो और शामिल हुसैन
तीनों की 3-3 50 और आज के मैच में भी मुझे लगता है कि दोनों का आउट गलत टाइम पे हुए थे, शायद आज मैच को वापस कर सकते थे। बुरी परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात करें वो है ख्वाजा नाफी का जिक्र ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अभी ये T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, बहुत बातें इनके ऊपर हुई थी कि कैसे ये टीम के अंदर आए हैं, लाइक किस परफॉर्मेंस पे आए थे। बट शायद कोच को पसंद थे या जिसको भी पसंद थे वो टीम के अंदर आए, मगर उस तरह वो बेहतर एक आधा मैच ही खेले और अब PSL के अंदर लगातार वो खेल रहे हैं, मगर 7 मैचेस में 77 रन्स हैं उनके। ये आप कह सकते हैं कि वर्स्ट शायद उनका है, और उनको खुद देखना है कि कैसे पाकिस्तान टीम से आकर आपका मोटिवेशन लेवल डिफरेंट होना चाहिए, बट उसके बाद PSL खेल रहे हैं और बहुत फीका खेल रहे हैं। शायद इनके साथ भी एक ज़्यादती है कि वो जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं उस नंबर पे बैटिंग इनको भी नहीं मिल रही, और कोयटा ग्लैडिएटर ने भी बहुत हिलाया अपने कॉम्बिनेशन को, जिसकी वजह से उनके बेहतर खिलाड़ी भी जो हैं बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। कहीं पर तवक्को उनकी शायद अबरार और उस्मान तारिक से होगी, वो वैसे बॉलिंग नहीं कर पाए, कहीं पे बैट्समैन क्लिक नहीं किए, इसलिए टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम मैं कहूँगा कोयटा को, जो बाहर होती हुई नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। बाय द वे एक चीज़ आप सबको मालूम है, फ़खर जमान जिन्होंने PSL की ओवरऑल तीसरी शो किया है, मगर सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच 14 इनके हैं, उसके बाद जाके 9 मैन ऑफ द मैच बाबर आजम के बनते हैं, फिर राइले रोसो बनते हैं, फिर बाकी फ़हीम अशरफ साथ साथ इस तरह से बनते हैं। सो फ़खर जमान बाकी खिलाड़ियों की निस्बत मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज को अगर जिक्र करें, ही इज़ एट टॉप। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा, और कोई खास पॉइंट जो मैं मिस कर गया हूँ 2 मैचेस में, कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो लोग कमेंट पढ़ते हैं या मेरे तक वो ज़रूर पहुँच पाए। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।